एक बार की बात है। हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई, वो देखो 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई देता है। अरे रामू, वो देख, इस पेड़ पर तो 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। भाई, क्या पता ये पेड़ सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो नोट तोड़ कर ले आओ। फिर वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। रामू भाई, ये नोट तो बिल्कुल असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले। अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई, कहाँ रह गए? जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई, कहाँ रह गए? नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं तुम अकेले ही इन 2000 रुपयों को हजम तो नहीं करना चाहते भाई? तभी हीरा के चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अरे यार, क्या करूं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा, ये आखिर माजरा क्या है। फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। आई मम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है, तू अकेला ही इन 2000 रुपयों को हजम करना चाहता है। आई मम्मी, कौन है भाई? अरे हीरा, तेरा नाश मिटे कमबख्त। तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डरा कर 2000 रुपए हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर डर के मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गया रे, भागो रे। सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर हिस्से के पैसे लेने पहुँच जाता है। ए हीरा, दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया। चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है। रामू भैया, आप अच्छा हुआ आप आ गए। ये कल रात से घर पर नहीं लौटे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, आप कुछ कीजिए ना। कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर तो नहीं निकल गया? नहीं, हीरा एक नंबर का कंजूस है। वो इतने पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन, चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को अपने साथ लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राधा बहन, हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 रुपए का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा ऊपर चढ़ा था, लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसों की बात बताता है। अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं? फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने पर भी उसे हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। भाई, यहाँ ऊपर कोई आदमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर हीरा गया तो गया कहाँ? कहीं वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई, जो रात को अजीब सी आवाजें निकाल रही थी? फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए जी? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम रो नहीं बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा। हम रात होने पर यहाँ दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। की बहू सुनीता जी की बहू की उम्र अब लगभग 37 साल की हो चुकी थी।
लेकिन दिखने में अब भी वो किसी 22 साल की लड़की की तरह खूबसूरत लगती थी। सुनीता जी की बहू का नाम था अवनी। अवनी की खूबसूरती देखकर मोहल्ले की सारी औरतों को उससे जलन होती थी। 33 साल की उम्र में भी अवनी काफी चॉकलेटी लगती थी और इसकी वजह से उसका पति अनिरुद्ध काफी खुश रहता था। अरे अवनी, हमारी पड़ोसन कल कह रही थी, सुनीता जी आपकी बहू को देखकर तो लगता ही नहीं कि 37 की हो गई है। हो सकता है मम्मी जी उनकी बहू 27 साल की उम्र में भी 37 की लगने लगी है, इसीलिए बेचारी को आपसे जलन हो रही होगी। वैसे बहू, मैं किसी से कहूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है? क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पापा की चॉकलेट की दुकान थी। मुझे बचपन से ही ना चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। और एक बात बताऊं, मैंने अपने बेडरूम में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं और रोज कम से कम 4 चॉकलेट खाती हूँ। बस इसी की वजह से मैं इतनी चॉकलेटी और खूबसूरत दिखती हूँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि ज्यादा मीठा खाने से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। ये सब कहने की बातें हैं। चॉकलेट खाने से तो इंसान मीठा मीठा बोलता है और खूबसूरत दिखता है। लेकिन आप किसी से कहना मत सासू माँ। अगले दिन जब सुनीता जी अपने पड़ोस की औरत से मिलती है तो उनकी पड़ोसन फिर से वही सवाल करती है। अरे सुनीता जी बताइए तो सही, आखिर आपकी बहू इतनी चॉकलेटी कैसे दिखती है? कल देखा था मैंने, ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल चलती फिरती चॉकलेट नजर आ रही थी। वैसे मैंने अपनी बहू से पूछा था। अब देखो, उसने ना मुझे किसी को बताने से मना किया है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो इसलिए बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ बताओ ना सुनीता बहन, मैं भी उसका नुस्खा अपना लूंगी और जवान दिखने लगूंगी। और मेरी बहू, वो तो 27 साल की उम्र में ही बूढ़ी होने लगी है, फिर देखना अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। मेरी बहू ने बताया था कि वो भर भर के चॉकलेट खाती है, लेकिन देखो तुम किसी को बताना मत। हाँ। जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में सुनीता और उसकी पड़ोसन दोनों मिलकर खूब चॉकलेट खाने लगते हैं, लेकिन ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैर बहुत दुखते हैं। जब से चॉकलेट खाना शुरू किया है तब से ही ऐसा हुआ है। जवानी तो दूर, मेरे तो चेहरे की स्किन लटक कर नीचे आ गई है। कुछ दिनों के बाद, अनिरुद्ध बेटा, मैं डॉक्टर से ब्लड शुगर चेक करवाने गई थी, मुझे तो डायबिटीज हो गई है। मम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको डायबिटीज कैसे हो गई? अब तो मीठा भी कम खाती हैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मीठा खाती हूँ, लेकिन पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। सुनीता अपने बेटे अनिरुद्ध से चॉकलेट खाने वाली बात को छुपा लेती है और अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है। अरे क्या बताऊं बहन, चॉकलेट खाने के चक्कर में जवानी तो आ नहीं रही, डायबिटीज की बीमारी लग गई। हाय रे, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अभी डॉक्टर से शुगर चेक करवा के आई तो पता चला कि डायबिटीज आ गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारी बहू का, जिसने हमें चॉकलेट खाने की सलाह दी। अरे लेकिन मेरी बहू ने कब कहा कि हमें चॉकलेट खानी चाहिए? उसने तो ये बताया था कि वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों तो जवान दिखने के चक्कर में बीमारी की चपेट में आ गए। तुम कहो तो मैं अपनी बहू से ही इसका इलाज पूछ लेती हूँ। अरे वो तो इतना चॉकलेट खाती है, उसे भी तो डायबिटीज हुई होगी ना, तो वो भी तो अपना ध्यान रखती होगी। अरे रहने दो, तुम्हारे चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती हो, हमारे मोहल्ले की सारी औरतों को डायबिटीज हो गई है। अरे लेकिन उन्हें कैसे डायबिटीज हो गई? यह कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है। बुरा मत मानना, वो तुम्हारी बहू का जवान दिखने वाला नुस्खा मैंने उन सबको भी बता दिया था। हाय रे, ये क्या कर दिया तुमने? मोहल्ले की सारी औरतों को मीठे की बीमारी लगा दी। अरे लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। होना क्या है, जवानी तो दूर, अब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैंने सुना आपकी शुगर बहुत हाई आई है। हाँ बहू, अब मैं बीमार ही रहूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अरे मम्मी जी, तुम उसी तरह तोते के रूप में भटको। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ यहां से और अब से ऐसे ही घूमो। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसा महसूस होता है। इसके बाद वह राक्षस वहां से उड़ जाता है। मरचू और उसकी पत्नी सीता दोनों खुश हो जाते हैं। मरचू पहले की तरह काम करने लगता है। वह और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह रोटी वाला ससुराल। सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में, उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ?
तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसके ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर वीर रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मीठा बने या नमकीन? बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6-6 और बच्चों की 2-2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6-6 रोटी, मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2-2 रोटी, मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं। जरा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो। एक सुंदर गांव में एक बुद्धिमान नारी रहती थी। उसका नाम था लीला। वह गांव की सभी समस्याओं का समाधान निकालती थी और लोगों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि आए। उनका नाम था आनंद। ऋषि ने गांव में शांति और प्रसन्नता देखकर लीला की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे लीला, तुमने इस गांव को बहुत खुशहाल बनाया है। तुम्हारी बुद्धि और करुणा से लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं।
लीला ने विनम्रता से कहा, महात्मा, यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। हमें इन दोनों का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बात सही है लीला। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। लीला ने पूछा, महात्मा, आप जीवन में क्या सीखे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि क्रोध और लोभ मन को अंधा बना देते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। लीला ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत सार्थक हैं। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी। ऋषि ने कहा, लीला, याद रखो, ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता है। यह जीवन के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ। विक्रम एक प्रतिभाशाली युवक था। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में दक्ष और कला में रुचि रखने वाला। लेकिन जीवन ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वह धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगा। सब कुछ एक दिन में ही बदल गया। एक सड़क दुर्घटना ने उसके माता पिता को छीन लिया। अकेलापन उसे घेरने लगा। घर जो कभी खुशियों का घर था, अब एक खालीपन सा लगने लगा। दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दुनिया से कटने लगा। दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन दुनिया धुंधली सी दिखती। लोग आते जाते, हंसते खेलते, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेजान सा लगता। खाने पीने में भी रुचि नहीं रही। शरीर दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे देखा। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने समझाया, विक्रम, इस तरह से जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पड़ोसी ने उसे एक पुस्तकालय में ले गए। वहां किताबों की दुनिया ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने साहित्य पढ़ना शुरू किया। कवियों की रचनाओं ने उसके मन को छुआ। लेखकों के विचारों ने उसे सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसे जीवन का एक नया अर्थ दिखने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख झेले हैं, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उसने खुद को साहित्य की दुनिया में खो दिया। लिखना शुरू किया। अपने दुखों को शब्दों में ढालने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, मेरे माता पिता चाहते होंगे कि मैं कुछ करूं। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। उसने एक साहित्यिक संस्था बनाई। युवाओं को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे वह फिर से उसी विक्रम बन गया जो कभी हुआ करता था। खुश, संतुष्ट और जीवन से जुड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। एक युवक सबको धोखा देने लगा, पत्नी समझाती है। एक कहानी जो हर किसी